तो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये सरफेस है स्मूथ, एक प्लैंक रखा गया, प्लैंक का मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम ले रहा है। अगर दोनों का मास सेम होगा तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, या स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई 4 होगा, तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो हम इन जनरल लिख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम, रेडियस आर है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम इन जनरल लिखना चाह रहे हैं। इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको रोटेट करा दिया गया था। ध्यान देना, ये हमने बात की थी लेकिन हम जस्ट रिवीजन पर्पज से लिख रहे हैं। ओमेगा नॉट से रोटेट करके जेंटली प्लेस हुआ। अभी आगे देखेंगे जब जेंटली नहीं प्लेस होगा, किसी हाइट से छोड़ेंगे तब क्या कहानी आएगी, वो भी आगे आएगा। तो देखो एक बात, जब इसको जेंटली प्लेस किया गया, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट है जो इस ऑब्जेक्ट पे, रिंग, डिस्क, स्फीयर कुछ भी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे प्लेस किया गया ओमेगा नॉट आर लेफ्टवर्ड होगी। तो इसका मतलब बैकवर्ड स्लिपिंग का केस हो गया। तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, तो हमने बताया कि अगर इसका हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखना है, तो अगर हम केवल इस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कह देंगे लेट आई सी एम इज इक्वल टू आई नॉट कह दें, आई नॉट रख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मास एम है, रेडियस आर है। अब इस पे देखो एक बात ध्यान देना, इसकी हम बात करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर हो गई, जैसे हमने प्लेस किया ओमेगा नॉट आर हुआ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, n1 एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक बात देखो कि इसकी जब वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है तो ऑब्वियसली जो सरफेस होगा इसके मोशन का अपोज करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन इनमें हो रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, म्यू के n1, म्यू दिया, इसका मतलब म्यू के म्यू एस बोथ आर सेम, तो म्यू इनटू n1, म्यू की n1 की वैल्यू हो जाएगी mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो n1 इज इक्वल टू mg, तो हम कह देंगे म्यू mg। अब बेटा यहाँ पे देखो म्यू mg, इस पे फोर्स लगा, किस पे लगा, जो भी ये डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, तो ये इसके, अब इस ऑब्जेक्ट की बात करो तो n1 mg को बैलेंस करा तो इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराएगा, कौन कराएगा, fr कराएगा। तो म्यू mg इज इक्वल टू m इंटू acm, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हम कह सकते हैं कि acm की वैल्यू आ जाएगी म्यू g, किधर आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा हम कहें कि इसके अबाउट, अभी हम इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अबाउट अगर हम कहें टॉर्क भी ये लगाएगा, टॉर्क किधर लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r इंटू एफ, और ये रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में रोटेट करो, तो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो हम कह देंगे म्यू mg इंटू आर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन इसका हम दिखा दें एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई सी एम इंटू एल्फा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एल्फा का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। दिस इज सेकेंड, तो ये इसका जो एल्फा का डायरेक्शन होगा, एल्फा को दो लाइन से हम दिखा रहे हैं, एल्फा का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब क्या होगा कि ये एल्फा इसको एक्सेलरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इससे एल्फा की वैल्यू जो आएगी, एल्फा आएगा म्यू mgr बाई आई सी एम, म्यू mgr बाई आई सी एम। हम इसको बेटा जनरल इसलिए लिख रहे हैं कि आई सी एम की वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो किसी टी टाइम पे, अब ये तो बात हो गई, हम जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी बात करें, प्लैंक की बात करें, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, भाव, प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, बेटा प्लैंक ने लगाया इस पे, ऑब्जेक्ट पे लगाया राइटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इस पे ये नेगेटिव एक्स में लगाएगा, क्यों, क्योंकि रोटेट कर रहा, तो ये चाहेगा इसको इधर ले जाना, ये चाहेगा इसको अपोजिट, तो इस पे हम अगर कहें तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू स्मॉल mg, इसका मास m है। अगर हम इसका फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम कहें या फोर्स डायग्राम, तो इसका वेट mg होगा, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n2, तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम वर्टिकल कंसीडर नहीं करें, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा, फॉर प्लैंक कह दें, प्लैंक के लिए हो जाएगा म्यू स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू acm, इसका एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में acm प्लैंक का, तो acm की वैल्यू आ जाएगी, acm आ जाएगा म्यू mg अपॉन कैपिटल M, और ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो कुछ टाइम के बाद की सिचुएशन क्या होगी, कुछ टाइम के बाद प्लैंक लेफ्टवर्ड मूव कर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड जा रहा होगा और रोटेट ये कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, ओमेगा नॉट है, लेकिन इसके डायरेक्शन अपोजिट अल्फा लगा तो इसकी ओमेगा की वैल्यू कम हो रही होगी। यही तो बात होगी। किसी टाइम पे अगर हम बात करेंगे एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो ये हो जाएगा प्लैंक इज सफिशिएंटली लॉन्ग, ये हम दिखा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VCM एट टाइम टी, ओमेगा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और प्लैंक की वेलोसिटी हो जाएगी VP किसी टाइम टी पे, और जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, यही कंडीशन हो जाएगी, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है। ये बात हो जाएगी टी टाइम पे। तो हम टी टाइम पे VCM अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एट टाइम टी VCM विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये हम बात कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस म्यू GT, याद आया। ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज सेंस में अगर उसको हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ओमेगा लिखेंगे ओमेगा नॉट माइनस, क्यों, क्योंकि अल्फा अपोजिट है ओमेगा के, ओमेगा के अपोजिट है अल्फा बेटा, तो एक को प्लस लिखा, क्लॉकवाइज को अगर हमने प्लस लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिखेंगे, माइनस 2 म्यू, ध्यान देना अल्फा की वैल्यू हम लिख चुके हैं 2 म्यू जी स्मॉल r बाई ICM इंटू टी, दिस इज सेकेंड। समझ में आई बात बेटा सबको। इसका हम वेलोसिटी लिखें किसी टाइम पे, तो इस पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, कैपिटल ACM ये है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक लिखेंगे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन है म्यू स्मॉल mg बाई कैपिटल M, म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M इंटू टी। तीसरा इक्वेशन आ गया, ये लेफ्टवर्ड होगा, तो ये होगी तीनों की वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। हाँ म्यू mgr बाई ICM, म्यू mgr बाई ICM है, यही अल्फा की वैल्यू ये है, करेक्ट कर लो बेटा, म्यू mgr बाई ICM, म्यू mgr बाई ICM, ठीक है। अब देखो टी टाइम पे हम जब कह रहे हैं तो जब रोलिंग स्टार्ट होगा, ध्यान देना रोलिंग स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी कह दें ओमेगा आर, ध्यान देना प्लैंक की वेलोसिटी, इसका मतलब कोई पॉइंट जब ऑब्जेक्ट पे लिया जाए और प्लैंक पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, यहाँ VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस रेस्ट में नहीं है, तो ओमेगा आर, ध्यान देना इधर इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर, और VCM हुआ इस डायरेक्शन में, तो जो पॉइंट C हम लेंगे ऑब्जेक्ट पे तो VC की वैल्यू हो जाएगी VC शुड बी इक्वल टू VP फॉर रोलिंग मोशन, ये हो गया VP फॉर रोलिंग मोशन। अब एक बात ध्यान दो, तो VC क्या लिखोगे, ये C पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे ओमेगा आर माइनस VCM इज इक्वल टू VP। समझ में आ गई बात बेटा, ये बात समझ में आया सबको। 4 इक्वेशन, कितने अननोन हैं 4, कौन कौन से अननोन हैं, VCM, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ओमेगा, और हम कहें टाइम, ओमेगा और टाइम, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन आ गए, सबकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, याद आया, सबकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने कहा था कि अगर मान लो कि लेट स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, तो ध्यान दो हम सबकी वेलोसिटी लिखे थे कि नहीं पिछली क्लास में, क्या लिखा था, VCM कितना आया था ओमेगा नॉट R बाई 4, यही आया था ना, ओमेगा कितना आया था ओमेगा नॉट बाई 4, ओमेगा नॉट बाई 2 आया था। प्लैंक की वेलोसिटी कितनी आई थी ओमेगा नॉट R बाई 4 आया था लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, यह आया था राइटवर्ड, यही आया था ना, क्लियर सबको। ये सॉल्व करोगे अभी भी यही आएगा, सॉल्व करोगे टाइम भी आ जाएगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा की वैल्यू, ध्यान देना टाइम कैलकुलेट करना है तो एक स्टेप में बता सकते हो, यहाँ से VCM की वैल्यू रखो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रखो, VP की वैल्यू ये रखो, तो सब टाइम में आ गया ना।
अब बेटा स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक सब बात हो चुकी थी, जस्ट रिवाइज करने के लिए। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं, ये जान पूछ के मैं एक बार और करके बता रहा हूँ, एकदम अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए अच्छे से। कुछ नहीं है, वही हो रहा है, बार बार देख रहे हो वही हो रहा है। लिख करके अपने आप एक बार लिखा करो, फिर मैच कराया करो, जो लिखा सही है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, लिए। इसमें हमने लिख दिया था कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही लग गया है। सॉल्व करोगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम के फॉर्म में आएगा। जब हम स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों आइडेंटिकल मास ले लेंगे तो फिर ये रिजल्ट आ गया था। और ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए बना दिया था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल थी। ये बात तो तुम्हें क्लियर ही हो गई। ये तक किसके लिए आया था, हमने क्या ले लिया था, डिस्क ले लिया था, राइट। बोलो बेटा, ये लिया था और इसको कह दिया था डिस्क। तुम आईसीएम को लिख दिया था, हम लोगों ने आईसीएम को लिख दिया था, आईसीएम या आई नॉट को लिख दिया था mr²/2। फिर ये रिजल्ट आ गया था। लिख, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ देखो बेटा, अब आगे मिटाएं इसको। अब देखो दूसरे तरीके से बता रहे हैं, यही चीज बहुत आसानी से लिख सकते हो, जो इतना टाइम लगा। अभी सॉल्व करोगे। अब देखो यही चीज हमने होमवर्क में कहा था कि अपने आप ट्राई करना। क्या होगा, मुझे मालूम है कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, इसीलिए हमने कहा कि टाइम भी तुरंत नहीं डिस्कस किया था। हमारा मकसद था कि एक बार अपने आप सोचो और लिखो। एक्सटर्नल टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट 0 होगा वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा वहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। देखो ये हमारा प्लैंक है, सफिशिएंटली लॉन्ग प्लैंक है। जब इसको प्लेस किया गया, इसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये मास कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, रेडियस आर। आईसीएम को हमने आई नॉट लिख दिया इन जनरल। अब ये बात हमें समझ में आ गई है, देखना बेटा ये बात क्लियर है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये आगे मूव कर रहा होगा, ओमेगा की वैल्यू कम होगी। तो किसी टाइम टी पे, t0 पे हम बात कर रहे हैं, फिर किसी टाइम t पे लिख दें। ये सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vcm, ये हो जाएगा ओमेगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vp। इसका मास कैपिटल एम है और ये हो गया स्मॉल एम, रेडियस आर। अब देखो ये बेटा प्लैंक का हम जो थिकनेस है दैट इज़ वेरी स्मॉल, प्लैंक का थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब एक बात देखो, ये जो पॉइंट है अभी ये बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमने देखा कि यहीं से पास होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं से पास होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन n1 इज इक्वल टू mg है। कोई पॉइंट ले लें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लें, या हम प्लैंक पे कोई पॉइंट ले लें, उसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है या नहीं है। इसका थिकनेस कम ले रहे हैं बेटा, बहुत कम दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हम पॉइंट मान लेंगे कि ये जो यहाँ पे अगर थिकनेस नहीं होगा तो वो भी हम अभी डिस्कस कर देंगे। देखो तो ये पॉइंट के हम यहाँ पे कंसीडर करें या प्लैंक पे कोई भी पॉइंट लें, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है n1 अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, ध्यान देना प्लैंक पे कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिए, कोई बात नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट p ले लिया, तो n1 के कारण अगर टॉर्क लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, mg के कारण क्लॉकवाइज, और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है सेम है, n1 इज इक्वल टू mg है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क है, फ्रिक्शन फोर्स कारण यहीं से पास हो रहा है, 0 होगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 अबाउट पॉइंट p। ये पॉइंट पूरे प्लैंक पे कहीं हो सकता है या ये पॉइंट पे भी हो सकता है। जो पॉइंट हम C कह रहे थे यहाँ पे भी हो सकता है, या इस पे हम यहाँ पे नीचे कहें, ये इस पॉइंट पे भी यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिंस एक्सटर्नल टॉर्क इज 0,
अबाउट पी, पी जो हमने दिखाया कहीं पे भी ले लिया, पी कैन बी, पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखना बेटा ध्यान से तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो हमने एक तरीका बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट का जनरल रिजिड बॉडी मोशन है तो ICM ओमेगा, पहला काम ICM ओमेगा। ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ICM ओमेगा। देखो तो ICM ओमेगा किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। ICM ओमेगा क्लॉकवाइज को हमने लिख दिया पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है, कोई कहता नहीं हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखो, तो जो रिजल्ट आएगा वही कन्वेंशन पे बता दोगे कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। ICM ओमेगा प्लस, अब देखो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा ना। तो ये इनिशियल हो गया, दैट इज इक्वल टू फाइनल लिखो, फाइनल। अब इसका देखो, इसकी वेलोसिटी अभी, प्लैंक की वेलोसिटी अभी क्या है जब ये प्लेस किया गया, 0, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0। अब इज इक्वल टू, अब हम वही पॉइंट पी हमारा यहां पे है, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट लिखो, कोई बात नहीं, यही पॉइंट लो। तो इसका जो ये प्लैंक तो चेंज नहीं हो गया ना, फ्रिक्शन फोर्स तो मान लो यहाँ पे अगर रोलिंग हो रहा है तो वो डिफरेंट केस आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम 0। अभी क्या होगा, हम किसी टाइम पे लिख रहे हैं, टाइम टी, मान लो कि रोलिंग मोशन, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग कुछ भी हो रहा हो, अभी भी पी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है या नहीं, एट टाइम टी लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात सबको बेटा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, दिव्यम भाव, अंजलि, अंजने ध्यान दो, इस पी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, क्या लिखोगे, ICM ओमेगा, ICM ओमेगा, ICM ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख रहे हैं, प्लस MVCM। अब देखो MVCM का डायरेक्शन यही है ना, इसी लाइन में जा रहा है, MVCM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, MVCM R, डायरेक्शन किधर होगा, MVCM इंटू R, जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज ही तो हुआ, तो पॉजिटिव लिख दिया। अब इसकी वेलोसिटी VP है, अब VP है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान देना ये VP है, अगर हम यही पॉइंट ले रहे हैं और ये डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्लैंक ऐसे कुछ है, ध्यान देना हमारी बात को, प्लैंक कैसे है, तो ये पॉइंट पे प्लैंक की वेलोसिटी और ये डिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर प्लैंक का डायमेंशन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। अगर प्लैंक का डायमेंशन नहीं ले रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो प्लैंक की वेलोसिटी भी यहीं से पास हो रहा थी, जो प्लैंक का लीनियर मोमेंटम है, प्लैंक का लीनियर मोमेंटम, ये डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसके लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, 0। अगर ये हम कुछ इसका डायमेंशन दिया होता कि h हाइट है तो ये h/2 हो जाता सेंटर ऑफ मास का, तब MVP इंटू h/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज होता। समझ में आ रही बात। इसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लिखते तो MVP ध्यान देना, अब जब इसकी वेलोसिटी VP होती है और यही पॉइंट की भी वेलोसिटी होती ना, ये पॉइंट भी मूव कर रहा होता तो इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव क्या हो जाती, 0, क्योंकि ये भी इसकी भी वेलोसिटी VP होती, इसकी भी इधर होती। तो अगर कोई भी पार्टिकल है VP से मूव कर रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं वो भी VP से मूव कर रहा है, इसका मास m है, तो इसकी वेलोसिटी पहले इसके रिलेटिव लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 0, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट होता ग्राउंड के रिलेटिव तब लिखते, तो फिर ये हाइट हम कंसीडर कर लेते। समझ पा रहे हो बात को। अगर ग्राउंड के रिलेटिव कोई स्टेशनरी पॉइंट होता और लीनियर मोमेंटम इसका MVP होता तो MVP इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्लॉकवाइज सेंस में आता। खैर यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है। समझ गए बात, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो इसमें अननोन कितने हैं, VCM ओमेगा, VCM इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, बेटा इनिशियल तो ओमेगा नॉट है, यहाँ ओमेगा नॉट लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा टाइम टी पे है, ओमेगा नॉट इनिशियल है, यहाँ ओमेगा नॉट कर लो,
यहाँ ओमेगा नॉट, समझ में आ गई बात। VCM ओमेगा दो अननोन है यहाँ पे। अब देखो अब कौन सा इक्वेशन लिखा जाए, क्या किया जाए। ये बात क्लियर है कि फॉर रोलिंग मोशन, ध्यान देना, रोलिंग मोशन, रोलिंग के केस में हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा प्लैंक है, प्लैंक की वेलोसिटी है VP, तो प्लैंक की वेलोसिटी है VP, प्लैंक पे कोई पॉइंट ले लें प्लैंक पे, तो इसकी वेलोसिटी हम कहेंगे VP। और जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कह दें तो ड्यू टू रोटेशन ओमेगा डैश है, तो ओमेगा इंटू आर, ओमेगा है तो ओमेगा आर, और इसका VCM है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी C पॉइंट की लिखेंगे, C पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे ओमेगा आर माइनस VCM, दैट इज वेलोसिटी ऑफ C। तो फॉर रोलिंग कहेंगे ओमेगा आर माइनस VCM इज इक्वल टू VP। ये समझ में आई बात बेटा। इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह दिया गया। अब देखो यहाँ पे VCM ओमेगा और VP, दो इक्वेशन, तीन अननोन। VCM VP ओमेगा, तीन अननोन आया हमारे पास। इक्वेशन कितने हैं, दो। और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो सबने की, यहाँ एनर्जी कंजर्व होगा बेटा, इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, सो में एनर्जी कंजर्व होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन कितना मूव किया तो डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, रूलिंग के पहले। प्लैंक भी मूव कर रहा है, समझ पा रहे हो बात। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम में बेटा ये डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा, जहाँ प्लेस किया गया और वहाँ से रोलिंग जब स्टार्ट हो रहा है तब तक कितना डिस्टेंस गया, तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। पहली चीज़, पहले तो खैर सॉल्व करना आना चाहिए, फिर टाइम भी ध्यान रखना। ध्यान दो एक बात, जब हम प्लैंक और इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ लग रहा है, जब दोनों को सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अभी तो हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, इसका थिकनेस कम लिया और इस पॉइंट के अबाउट लिखा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब दोनों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है दोनों पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो रहा है, तो उसको नहीं भूल जाना है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, इस पे फॉरवर्ड लग रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है। इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड, तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है राइटवर्ड। जब दोनों को कंसीडर करें तो इक्वल एंड अपोजिट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिंस एफ एक्सटर्नल along horizontal is 0. So from conservation of linear momentum, तो क्या लिखेंगे, P initial is equal to P final। समझ में आ रही बात बेटा, यहीं पे तुम लोगों को डिफिकल्टी आई होगी। एक्सटर्नल फोर्स जब 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम लिखें। इनिशियल मोमेंटम क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइव, 0 है बेटा। एक ये है इसका लीनियर मोमेंटम ओमेगा नॉट से तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ICM ओमेगा, लीनियर मोमेंटम 0 है, प्लस प्लैंक का 0 है, ये 0 है ऑब्जेक्ट का, ये प्लैंक का भी 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हम इसका स्मॉल m VCM प्लस इसका हम कहेंगे कैपिटल M माइनस VP, मतलब कैपिटल M VP निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस M VP। समझ में आ रही बात बेटा, स्मॉल m VCM प्लस अब माइनस M VP, ये समझ में आया। सेकेंड बोलो बेटा, तो फर्स्ट और सेकेंड से देखो, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब यहाँ पे हम इसको कह दें इक्वेशन नंबर कितने इक्वेशन हो गए हमारे पास, 3 हो, 1 2 3, ये थर्ड हो गया। कितने अननोन है, 3, तीनों की वैल्यू सॉल्व करोगे वही आएगा। समझ गए ना, तीनों को सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। इसमें क्या करना, डिस्क ले लेना, जो हमने फाइनल कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
और स्मॉल m को कैपिटल M रख देना, तो ICM जो तुम्हारा आएगा वो mr² आ जाएगा, mr²/2। उसके बाद सॉल्व करना, वही रिजल्ट सेम सब आएगा। ठीक है बेटा, मिटाए इसको, नोट कर लो, कहीं कुछ डाउट है तो बोलो। अब इस पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में, बहुत तरीके किस पे बन सकते हैं। इसको मैच कराना, अपने आप लिखना, ये नहीं कि ये बात ये फाइंड VCM ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक व्हेन रोलिंग विल स्टार्ट, when rolling motion will start, when rolling motion will start। when rolling motion will start। ठीक है, देखो जैसे ये बेटा प्लैंक दिया हुआ है, ये हम कह रहे हैं इसको V0 दे दिया जाए, सब कुछ वही है, मास m रेडियस r, इसका स्मॉल m ले रहे हैं और ICM लिख दो I0 इन जनरल। डिस्क के लिए चाहो तो फिर वैल्यू रख देना, स्फीयर सॉलिड स्फीयर होगा उसके लिए लिख देना ICM 2/5 mr² हो जाएगा। प्लैंक का मास m है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ये स्मूथ है। टाइम भी पूछा जाए तो टाइम भी बता दोगे, एंड टाइम t1 ये भी लिख लो। एक ये हो गया। दूसरा इसी में हम कह दें प्लैंक को वेलोसिटी Vp दिया गया है, V0 दिया गया है t0 पे, और ये जेंटली प्लेस कर दिया गया ऑब्जेक्ट। न इसको VCM दिया न ओमेगा दिया, सब आसान है, न VCM दिया न ओमेगा दिया है। तुम लोग ट्राई करोगे, इक्वेशन बना के खाली रखना, सॉल्व करना तो मुझे मालूम है जब जितनी इक्वेशन उतने अननोन लिख लोगे तो सब कर लोगे। मैं फटाफट लिख दूंगा 15 मिनट में, अभी सब लिखूंगा बिना मतलब टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो भी डिस्कस किया, एक दो तरीके से बताया। अब इसको कुछ नहीं वेलोसिटी दिया गया, इसका मास m रेडियस r, ICM है I0, और ये कहा गया इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, क्वेश्चन वही है, और इसको V0 दे दिया गया। यही तुम्हें बताना है। दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, इसको कह दें थर्ड। इसको कहीं पे प्लैंक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी दिया जा सकता है। यहाँ पे हम कह दें ऑब्जेक्ट इसको रोटेट कर दिया गया ω0 से, VCM दे दिया गया V0, t0 पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और ये इसकी वेलोसिटी हम कह दें V0 या Vp कह दें, ये भी गिवन है, ये V0 है, इसको कह दें 2V0। ये प्लैंक है, इसका मास m है, रेडियस r है, मास m रेडियस r, और ये हो गया आपका स्मूथ सरफेस। इसके लिए लिखना, दोनों वेलोसिटी दे दिया गया। चौथा देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जब तुम्हें मालूम है तो कितने भी किसी भी टाइप बने बेटा, सब लिख सकते हो। इसको ω0 इधर दे दिया गया, V0 हम जनरल लिख रहे हैं। अगर ω0 ये दिया है, ω0 = V0/2, ω0 = V0/2r, या V0 दिया है 2ω0r, तो फिर वो हम रीयूज कर लेंगे। इन जनरल हम लिख रहे हैं, अभी तो हम इन जनरल लिख रहे हैं। तो इसको ω0 V0 दे दिया गया, इसको हम कह दें कि Vp लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दे दिया, इसको कह दें वेलोसिटी V0/2 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा इजी के लिए, नहीं Vp के टर्म में लिख सकते हो। तो यही सब बताना है। तो कितने भी क्वेश्चन बनते जाए इसमें, समझ में आ रही बात? तो सब लोग इसका इक्वेशन लिखना, जितने अननोन उतने इक्वेशन लिखना, हम फटाफट लिख देंगे। 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट हमें, अगर ट्राई किए रहोगे अच्छे से तब। समझ गए बेटा? स्क्रीनशॉट लो और इसको लिखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं कहोगे कि इस तरह सारे नहीं मिल रहे, कहीं एक केस कहीं दिख गया, एक आध एक ठू हो गया, तो इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये सब आएंगे तो समझ लो कि ये तुम्हारा 6 नंबर 8 नंबर देख जाएंगे। बिठाऊं? इसको लिखना, मैं लिख दूंगा फटाफट। अगर अभी करूंगा तो इसी में फिर लग जाएगा टाइम, पूरा क्लास खत्म हो जाएगी। इसको अपने आप ट्राई करना सीखोगे तभी, जब अपने आप ट्राई करोगे। कॉन्सेप्ट बता दिया, दो तरीके से बताया। अगर टाइम नहीं पूछा जा रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, सीधा
टाइम पूछा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके भी टाइम लिख सकते हो। अगर इसका हमें पता लग गया जब रोलिंग हो रहा है, तो रोलिंग के पहले ध्यान देना, इस पे म्यू जी अपोजिट लग रहा है तो लिख दो वी फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, अगर ये डिस्क है। समझ गए ना, तो टाइम भी आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा कम टाइम लगेगा। मिटाएं बेटा। तो अभी तक जो हमने बात किया, सरफेस पे जिस पे रखा गया वो भी मूव किया, और हमने ये देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसको भी मूव कराया गया, और हमने देखा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, सब चीज़ें देखा क्या। अब हम बात करेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, ये भी थोड़ा ब्रीफ में बात हो चुकी है। अभी तक हमने कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ध्यान देना। अगर अब ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा तब क्या होगा, तो रोलिंग मोशन, ध्यान देना। When external force acts on object, rolling motion when external force acts on object। देखो बेटा ध्यान से एकदम बिल्कुल, कहीं कुछ डाउट होगा पूछना। ये हमारा रफ सरफेस है, हम यहाँ पे इसका सेंटर है, कहीं पे हम कहें कि इसका मास m, रेडियस r, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं F। x की वैल्यू r हो जाएगा तो ये बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। रोलिंग मोशन, ध्यान देना, यहाँ बात हो रही रोलिंग मोशन, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t0 पे लगाया गया, ये फोर्स क्या काम करेगा, ICM इज I नॉट, ICM I नॉट, ICM I नॉट। ICM इज I नॉट, बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना तो बेटा, हाँ इतना बेटा सबसे एक्सपेक्टेड है कि जब इस पे फोर्स लगा तो हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगा, सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो फोर्स टॉर्क भी लगाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करेगा। अब बात ये आ जाएगी कि जैसे ये स्मूथ सरफेस होता है, अगर ये यहाँ पे रफ सरफेस है, म्यू दिया है। अब एक बात देखो, अगर हम कहें कि इस पे ये जो फोर्स लगा, इसने इसको एक्सेलरेट कराया, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराया, और ये एक्स डिस्टेंस है, इसको टॉर्क भी प्रोवाइड किया, तो टॉर्क प्रोवाइड किया तो इसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन भी आया। तो इसका हम कहें कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, हर एक पॉइंट को होगा, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, और जो अल्फा के कारण इसके हम कहें एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, अल्फा आर, इस डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा आर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर ज़्यादा होगा, एक तो जो ACM है वो हर एक पॉइंट का होगा, ड्यू टू रोटेशन अल्फा आर ये टेंजेंशियल होगा लेफ्टवर्ड, और ACM इधर होगा। ACM अल्फा आर से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। बोलो बेटा, यही बात हम कहें किसी टाइम पे, एट टाइम t क्या होगा, जब इसको एक्सेलरेट करा ये अल्फा हो रहा, तो देखो हम क्यों ACM के टर्म में बात कर रहे हैं, तो t टाइम पे इसकी कभी हम कह दें कि VCM वेलोसिटी हो गई और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, ये पॉइंट के कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो VCM तो हर एक पॉइंट का होगा ड्यू टू ओमेगा हम कहेंगे इधर होगा ओमेगा आर। तो जो C पॉइंट लिया जाएगा ऑब्जेक्ट पे, C पॉइंट क्या कहोगे, VCM माइनस ओमेगा आर, VCM माइनस ओमेगा आर, ये होगा। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, VC फॉर रोलिंग, VC क्या हो जाएगा, फॉर रोलिंग मोशन, VC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, CM तो ये है,
उसकी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी वीसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा ग्राउंड के रिलेटिव जीरो हो जाएगा ना रोलिंग मोशन के लिए, तो वीसी इज इक्वल टू जीरो, तो वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा, डी वी सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। डी वी सी एम बाई डी टी क्या कह दोगे, ए सी एम इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, यही आया ना। तो यही हम रोलिंग मोशन के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते थे यही कि ए सी एम की वैल्यू एल्फा आर के बराबर होगी, ए सी एम इज इक्वल टू आर एल्फा, तो रोलिंग मोशन होगा। कंडीशन ये लिख सकते हैं, चाहे इसको स्मॉल ए सी एम कहें या कैपिटल ए सी एम कहें, तो दैट इज आर एल्फा, दैट विल गिव अस कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन, कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। ये बात समझ में आ रही बेटा, अच्छे से क्लियर। अब देखो अब हम यहां पे लिख दें ये फोर्स जो है तो डिपेंड करेगा, अगर ए सी एम की वैल्यू एल्फा आर से ज़्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट ज़्यादा कर रहा है, जो इसके कारण वेलोसिटी ए सी एम के कारण आ रही है वो ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू ओमेगा ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा, मतलब बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है लेकिन रोटेट स्लोली कर रहा है। समझ में आ रही बात, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। जब ए सी एम एल्फा आर से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, ए सी एम एल्फा आर से कम होगा तो ये रोटेट ज़्यादा तेज कर रहा होगा, आगे कम जा रहा होगा तो फिर बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। ए सी एम एल्फा आर के बराबर होगा तो रोलिंग मोशन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो हम फ्रिक्शन फोर्स उसी पे डिपेंड करेगा, जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, और जब हम कहें ये रोलिंग मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कहीं नहीं, जीरो हो जाएगा, नहीं लगेगा। ये बेटा सबको समझ में आ रही बात अच्छे से? भावुक, दिव्यम, हर्षित, अंजलि, अच्छे से क्लियर बिल्कुल बात? स्क्रीनशॉट लो इसका फिर मिटाया जाए। एक बार अपना पूरा लिख करके नोट्स बनाया करो, इसलिए भी कि क्योंकि तो लिखोगे तो और अच्छे से बात क्लियर होती है। अब देखो तो ऐसे केस में हम टेंशन ना लो, फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ऐसे केस में फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन ले लो। अब एक बात देखो, इसमें अगर रोलिंग मोशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बेटा, ध्यान देना एक बात, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो रोलिंग मोशन में एक्सटर्नल फोर्स के बावजूद फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक तो हुआ कि जैसे ये स्मूथ सरफेस पे, ध्यान देना हमारी बात, या रफ सरफेस पे अगर इस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो इसका मतलब चाहे रफ सरफेस हो चाहे स्मूथ हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जीरो रहेगा। अगर इसके कारण हमेशा इसकी वेलोसिटी जीरो, जब टेंडेंसी ही नहीं है स्लिप करने की, अगर मान लो कि ये अगर स्मूथ सरफेस है और ये फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है या बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, कोई भी केस ले लो, बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, तो अगर ये रफ सरफेस पे रखा गया तो फ्रिक्शन आगे लगने लग गया, फ्रिक्शन आगे होगा तो V को बढ़ाएगा, ACM को बढ़ाएगा और अल्फा को कम करेगा, तो बैकवर्ड स्लिपिंग को ये रोक सकता है फ्रिक्शन फोर्स ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग मोशन प्रोवाइड कर सकता है, तब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जबकि रोलिंग मोशन होगा, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव जीरो होगी, जैसे फ्रिक्शन अब्सेंट होगा तो बैकवर्ड स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। और अगर रोलिंग मोशन के लिए कहा जाए तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा तो V को बढ़ाएगा या ACM को बढ़ाएगा, अल्फा को कम करेगा, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव जीरो हो जाएगी, क्योंकि ACM बढ़ा अल्फा आर कम हुआ। अगर बैकवर्ड स्लिपिंग है तो अल्फा आर माइनस ACM, इसका एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड होगा। पॉइंट C की बात करें, अगर ये फॉरवर्ड इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग गया तो हम कहेंगे कि ACM को इंक्रीज किया और इसको डिक्रीज किया, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अल्फा आर इज इक्वल टू ACM, तो हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो C पॉइंट का एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल ना कहें, C पॉइंट का एक्सेलरेशन वही ग्राउंड P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है उसी के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात? तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। क्लियर बिल्कुल? तो जहां भी हमें ये नहीं मालूम किस डायरेक्शन में होगा तो किसी डायरेक्शन मान लो,
हम इस ऑब्जेक्ट पे मार रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स आगे एक्ट कर रहा है। रोलिंग मोशन है मतलब इसकी टेंडेंसी केवल स्लिप करने की है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। रिलेटिव मोशन जब होगा, रबिंग होगा, तब हम कहेंगे म्यू N1, म्यू mg तभी एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मिटाएं इसको। अब देखो, तो हम वही रोलिंग की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लिखना चाह रहे हैं फॉर रोलिंग मोशन ACM और अल्फा की वैल्यू। तो ध्यान देना, x के टर्म में लिख रहे हैं, तो हम कह देंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, एक इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, ये रफ सरफेस है, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N1, N1 की वैल्यू होगी mg के बराबर, N1 होगा mg के बराबर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, हमें कंसीडर नहीं करना है उसका। अब देखो बेटा, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो इसमें अननोन है फ्रिक्शन फोर्स, और हम मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा मान लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स है, इसी के कारण तो ये F प्रोड्यूस हुआ, तो F डोमिनेट करेगा। F मैक्सिमम कैपिटल F के बराबर हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, ये कह सकते हो या नहीं? यही तो टेंडेंसी रख रहा है फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करने का, कैपिटल F। तो ये F की वैल्यू हम कहें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब चाहे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर ये डोमिनेट कर जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तरह से कैपिटल F पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू MACM। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एडवांस में इससे क्वेश्चन आए 12 मार्क्स मिनिमम। ऐसे एनर्जी मोमेंटम ये कर लोगे तो एनर्जी मोमेंटम डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल पूरा कर लोगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ केवल इसको रोटेशन समझ के ना करो, इसमें डायनेमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एक्स्ट्रा रोटेशन का आ रहा है, आगे देखोगे कि कोलिजन का भी आ जाएगा। तो सारा डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल ये पूरा समझ लो, एनर्जी मोमेंटम और रोटेशन, एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, अभी आगे आएगा, और रोटेशन अपने आप में ये किया है ही है। तो इसलिए इसका ये होने का मतलब हो गया कि एनर्जी मोमेंटम भी होगा और डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल भी होगा। देखना ध्यान से आगे कैसे कैसे सब पूरा चैप्टर तीनों आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, इतना कभी किसी चैप्टर के लिए नहीं कहा। इसलिए टाइम लगे तो लगने दो, कोई नहीं, हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है, आगे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं, लेकिन समझते हुए चलो बस। बाद में वही मज़ा आ जाएगा, लगेगा करे वाह इतना टाइम दिया। तो बात ये नहीं कि एक चैप्टर है कि इसको नहीं करेंगे, ऐसा किसी के दिमाग में ख्याल हो तो वो छोड़ दे, तो वो फिर 3 चैप्टर गड़बड़ करेगा, मैकेनिक्स पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको लिखो यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा काम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। तो टॉर्क लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ध्यान दो, तो ये फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, Fx क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, कोई एक पॉजिटिव लिखो दूसरा निगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स हमने मान लिया राइट वर्ड, निगेटिव आएगा तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, देखो इसके अबाउट, ये कैपिटल F तो रोटेट कराएगा राइट वर्ड और ये रोटेट कराएगा लेफ्ट वर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये निगेटिव लिखेंगे। माइनस F इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू एल्फा। ये बेटा समझ में आया? अब देखो फॉर रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन के लिए क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा इसका एक्सेलरेशन, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अल्फा लिखा और एक एक्सेलरेशन हम डबल लाइन से लिख रहे हैं ACM और अल्फा। तो टेंजेंशियल ड्यू टू रोटेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू आर। और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा, जो ACM है वो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ACM इधर होगा। फॉर रोलिंग मोशन क्या कहोगे, फॉर रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस जब रेस्ट में होगा तभी हम लिखेंगे फॉर रोलिंग मोशन ACM इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, आर अल्फा। समझ में आई बात बेटा? तो हमें फ्रिक्शन फोर्स लिखना है, ACM लिखना है, अल्फा, 3 अननोन है,
फ्रिक्शन फोर्स ACM और अल्फा, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है कि नहीं? वैल्यू बता देंगे। देखो जैसे हमें फ्रिक्शन फोर्स लिखना है तो फर्स्ट और सेकंड से यहाँ ACM अल्फा रख दो, सॉल्व करने का भी तरीका थोड़ा देख लो, फटाफट हो जाएगा। ACM है कैपिटल F प्लस स्मॉल f अपॉन m इज इक्वल टू R। अल्फा यहाँ से लिख दो, R है fx माइनस FR अपॉन ICM। यहाँ से f वाला टर्म, स्मॉल f वाला टर्म एक साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा बेटा, ये हो गया ICM f प्लस स्मॉल f प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू f MRX माइनस स्मॉल f MR स्क्वायर। तो स्मॉल f वाला टर्म एक साइड ले जाएं, तो स्मॉल f ICM प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल F MRX माइनस ICM। तो यहाँ से आ गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ये आ गया, हमने जानबूझ के x के टर्म में लिख दिया, माइनस ICM अपॉन ICM प्लस MR स्क्वायर इंटू कैपिटल F। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। देखो बेटा, कहीं पे किसी को कुछ डाउट तो बोलो। बिल्कुल क्लियर अच्छे से? दिव्यम, भावुक, हर्षित, अंजनेय, अंजलि, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो अब कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। F आ गया बेटा, F आ गया, यहाँ F की वैल्यू रखोगे ACM आ जाएगा, ACM आ गया, F की वैल्यू रखोगे तो अल्फा आ जाएगा, सेकंड से आ जाएगा कि नहीं? सब कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अगर कोई क्वेश्चन में दिया है, अब देखो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा और क्या पूछा जाएगा, तो तुम फटाफट उसको कैसे लिख सकते हो एक लाइन में, यही पता रहेगा बस। इसीलिए हमने जनरल लिख दिया, नहीं तो बार बार तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि एक रिंग है, रिंग मास m रेडियस r, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स F लगा, इट इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब इसके सेंटर पे फोर्स कैसे लग रहा है, मतलब मान लिया जाए कैसे यहाँ पे बहुत लाइट स्पोक्स है, इनका मास नेगलेक्ट करेंगे, इस पे अगर हम कह दें फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, पूछा जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स ऑन रिंग व्हेन इट इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन रिंग, ये पूछा गया। तो एक बात देखो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या हो गया बेटा, R हो गया बस। तो तो MR स्क्वायर माइनस ICM अपॉन ICM प्लस MR स्क्वायर, या इसी को लिख सकते थे F इज इक्वल टू MR स्क्वायर माइनस ICM अपॉन MR स्क्वायर प्लस ICM। ICM जब लिखोगे तो MR स्क्वायर हो जाएगा रिंग के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। फ्रिक्शन फोर्स जीरो होने पे F की वैल्यू MACM आ गई, ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया और M की वैल्यू ACM आ गई, तो कैपिटल F इज इक्वल टू MACM। तो ACM कितना आ गया बेटा, F/m, और यहाँ से X की वैल्यू R हो गई, ACM आ गया ये, तो अल्फा क्या आ जाएगा, देखो इससे अल्फा इज ACM/R, समझ, F अपॉन M इंटू R, ये अल्फा आ गया और ये ACM आ गया, तो ACM इज इक्वल टू अल्फा R है कि नहीं फॉर रोलिंग मोशन। या F यहाँ से जीरो कर दो, X की वैल्यू R रख दो, तो अल्फा की वैल्यू यही आ जाएगी। तो अल्फा जब ये आ जाएगा तो कहोगे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है कब,
जब हम कह दें कि f की वैल्यू 0 रख दो और यहाँ पे ICM रख दो, mr स्क्वायर x को रख दो r, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी f/mr। तो हम कहेंगे कि सिंस ACM इज इक्वल टू अल्फा आर तो इट विल रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो रफ और स्मूथ की तो बात ही नहीं आई बेटा, समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छे से ध्यान से समझो। फ्रॉम सेकेंड, देखो देखो जो कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, हम टाइम लग जाए कोई बात नहीं। फ्रॉम सेकेंड, अभी हमें ये मालूम था, क्वेश्चन में दिया था, ध्यान सुनो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे रिंग के फोर्स F लगा, रिंग है मास m रेडियस r का, रिंग है मास m रेडियस r का, टॉप मोस्ट पे पॉइंट लगा, फोर्स लगा F। अब ये कहा जा रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन रिंग। तो हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ पे F की वैल्यू लिखा था तो ICM की वैल्यू रख दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो यहाँ पे MRX जो टर्म आ रहा था वहाँ पे हमने x को r रख दिया, F की वैल्यू ये आ गई। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा तो ICM को mr स्क्वायर किया तो F 0 आ गया, तो F की वैल्यू आ गई 0। F 0 आ गया तो हम कहें फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से देखो, फ्रॉम सेकेंड, वो तो जनरल किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया, तो एफ आर माइनस 0, फ्रिक्शन फोर्स 0 आ गया, ICM mr स्क्वायर इंटू एल्फा, तो एल्फा कहोगे F/mr, ये कहोगे बेटा। फ्रॉम फर्स्ट ACM इज इक्वल टू F/m, ये फर्स्ट से आया ACM F/m, एल्फा आया F/mr, एल्फा आया F/mr। समझ में आ रही बात बेटा? इन दोनों से देखो, एल्फा आर क्या लिख दोगे, F/m। ये एल्फा आर ACM के बराबर आया कि नहीं? इसका मतलब कि ये रोलिंग मोशन का होगा, इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई लेना देना नहीं। रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस पे हमने प्लेस कर दिया, इसकी टेंडेंसी मूव करने की है ही नहीं, स्लाइड करने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन कहाँ प्रेजेंट होगा? वो तो कहता है मैं तब आता हूँ जब दो सरफेस के बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। तो जब टेंडेंसी भी नहीं है, ना रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट रहेगा, रोल करता हुआ जाएगा। तो चाहे स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड हो चाहे रफ पे, फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। क्लियर बिल्कुल सबको? हाँ, हमने रखा था रफ सरफेस पे तो फ्रिक्शन फोर्स 0 आ गया, तो स्मूथ रहेगा तब भी 0 आएगा और ये रोल कर रहा होगा क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होंगी। समझ में आई बात बेटा यहाँ तक? अगर किसी से कहा जाए कि किसी से पूछा जाए कि नहीं डिस्क है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ACM अल्फा, हमारी बात समझो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी जल्दी लो। अब समझ गए हो? अब फटाफट करते हैं थोड़ा। कुछ भी डाउट होगा पूछना 10 बार पूछना, मिटाएं इसको। तो यहाँ पे देखो कि अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये रिंग की जगह डिस्क है, तुम लोग लिख के बताओ जल्दी से, ACM अल्फा और फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी से बताओ। फ्रिक्शन फोर्स देखो बेटा, जब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इसको कह दिया गया डिस्क, अब इसको हम कह रहे हैं डिस्क, ये अलग क्वेश्चन हो गया। डिस्क कह दिया तो x की जगह हमने r रख दिया, देखो ध्यान से, x की जगह r टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, x की जगह r कर दिया तो f क्या कह दोगे, mr स्क्वायर माइनस ICM, तो ICM कहेंगे mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ये लिखोगे बेटा। तो इसको क्या कह दोगे, f की वैल्यू, f लिखोगे mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन 3mr स्क्वायर बाई 2, तो ये mr स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया इंटू f, तो कितना आ गया, स्मॉल f, कैपिटल F बाई, पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F/3, और ये रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन लिखा था ना बेटा, रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन लिखा था, तो ACM इज इक्वल टू अल्फा आर तो आएगा ही, उसी को सॉल्व करके तो ये डिराइव हुआ है रिजल्ट। अब एक बात बताओ भाव, बोलो बेटा, अगर मान लो ये स्मूथ सरफेस पे रखा जाता और डिस्क पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाते फोर्स F,
तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा कि बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। देखो ये सब में क्वेश्चन मैट्रिक्स मैचिंग में सब पूछ लेते हैं, 10 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो देंगे नहीं। तो डिस्क ले लिया, स्फीयर ले लिया, कुछ लिख दिया और ये x/2 पे कहीं r/2 पे लगा दिया फोर्स, तो ये समझ लो हर क्वेश्चन जिसको मालूम होगा वही कर पाएगा। फिर मैट्रिक्स मैचिंग में कुछ पूछ लिया, फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ लिया और यहाँ से x/2 डिस्टेंस पे लगा दिया, हर एक का सॉल्व करके थोड़ी मैच कराएंगे। तब फिर यहाँ पे मास्टर फार्मूला, सो कॉल्ड मास्टर फार्मूला, लेकिन कुछ नहीं मास्टर है, क्या है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, समझ गए ना। अरे भाई MR स्क्वायर की जगह MRx है, x 0 हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पे लग गया, तब भी कोई बात नहीं है, तो सबको बता दोगे फटाफट। इसलिए कह रहा हूँ, और देखना कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें मेंस एडवांस में लगेगा, अरे वो ये तो किया था, ये तो सेम था, वहाँ डेटा कुछ और था, यहाँ पे इन्होंने 2 kg 5 kg रेडियस दे दिया, अरे वो तो ऐसा ना करो। कुछ मैं बता रहा हूँ कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जब हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, हर टाइप से हम ज़्यादा ही सोच डालेंगे। तो सोचने की बात है कि क्या क्वेश्चन पेपर में भी तो क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई आदमी टीचर ही तो बनाएगा, तो क्या बनाएगा, क्या ऐसा पूछेगा, तो बल्कि ज़्यादा मालूम रहेगा तुम्हारे पास, तुमको उतना क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप नहीं होंगे पेपर में, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये सब करने से और आगे हेल्प होगा। जब बीटेक में जाओगे, जब 2 साल पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो टीचर भी समझ जाएंगे किसी ने बताया फिजिक्स। अभी तो चलो मैकेनिक्स चल रहा है, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा, सबका फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, IIT हो NIT हो कोई भी कॉलेज हो। तो हमारा मतलब एक एक चीज़ कर लो, ये हमेशा हेल्प करेगा, आगे तक हेल्प करेगा, बहुत मज़ा आएगा फिर। हाँ, जब ये बेटा इस पर फोर्स लग रहा है F/3, और अगर यही स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया। फ्रिक्शन फोर्स ही बेसिकली क्या कर रहा था, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट किया, अल्फा को कम किया। तो इसका मतलब अब ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस हो जाएगा। समझ में आई बात सबको, अच्छे से क्लियर यहां तक। अगर यही बात कहा जाए कि इसके सेंटर ऑफ मास पे लग गया फोर्स F, फिर क्या होगा रिंग के केस में, रिंग के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, रिंग के केस में क्या होगा, जीरो होगा। ये बताओ कि अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो एक बात बताओ कि ये फिर इस पे फोर्स एक लग गया F, और नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हो गया F, तो रोलिंग मोशन होगा। इसी को कहते हैं कपल फॉर्म। फॉर रिंग, ध्यान देना, फॉर रिंग इफ x = 0, ध्यान देना। तो अब क्या हो जाएगा कि x 0 हो गया, तो ये बेसिकली कपल फॉर्म किया। कपल क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, किसी भी इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी में इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, इट विल फॉर्म कपल। इसी को हम कहते हैं कपल। अब एक बात देखो, कहीं पे भी हो सकता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहा है। इसका खास बात क्या होता है कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। देखो कैसे रहेगा, जरा ध्यान देना। इस पॉइंट के अबाउट बात करें, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस L है, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो किधर हुआ, क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट लिखें तो F इंटू L आया, इसका 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा। इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क लिखें तो इस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, तो ये B पॉइंट कहते हैं। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है। F इंटू L, टॉर्क अबाउट A, समझ गए। B पॉइंट के अबाउट लिखें, और ये क्लॉकवाइज हुआ। B के अबाउट लिखें तो इस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L इंटू F,
तो एफ इंटू एल क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, ये भी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में। समझ में आई बात? इसके मिड पॉइंट पे लिख दें, मिड पॉइंट इन दोनों के जो डिस्टेंस है एल, उसके मिड पॉइंट ले लें, तो ये l/2f हो गया क्लॉकवाइज, ये l/2f क्लॉकवाइज हो गया, दोनों ऐड होंगे तो वही आया टॉर्क ना। यहाँ से x डिस्टेंस ले लें, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें बाहर, तो इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा f इंटू एल प्लस एक्स होगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, इसके कारण होगा f इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज, तो f इंटू एल प्लस एक्स क्लॉकवाइज इंटू एफ एक्स माइनस हो जाएगा, तो वही आ गया कि नहीं। ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट के बाहर कपल होगा, उसके कारण टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। यहाँ पे नोट में लिख लो, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम, इसको कहते हैं कपल। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, इक्वल एंड अपोजिट, बस यही कंडीशन है। किसी के अबाउट टॉर्क सेम रहेगा, बस ये। तो ये बेसिकली कपल फॉर्म हो गया हमारा। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये कब कपल फॉर्म, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा F/2, लेकिन रोलिंग अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बात देखो बेटा, फ्रिक्शन जो हमने लिखा, अब अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दें, हम 1 मिनट मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अभी देखो यहाँ पे ये सब बात 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रही है बेटा, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ कर लेना। इस सब पे मेन सोर्स में डायरेक्ट यार लिख करके आगे बढ़ जाओगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर सब मालूम रहेगा। नहीं तो उसी में फिर लोग एक क्वेश्चन लिख करके 10 मिनट सॉल्व करते हैं, जितने सॉल्व कर रहे हैं उतने गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या सही भी होते हैं तो तुम्हारा छूट जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 मिनट एक क्वेश्चन का होता है, 3 मिनट भी नहीं होता है, 2 पॉइंट समथिंग 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करना होता है। अब देखो, हम इसलिए इसको डिटेल में कि क्वेश्चन देखोगे, इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। तो एक बात देखो, F प्लस एफ मान लेते हैं फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। दूसरा हम कहेंगे टॉर्क, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें F इंटू आर क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू mr²/2। डिस्क ले रहे हैं, या क्या लिया था, रिंग लिया था बेटा कि डिस्क है? कोई नहीं, रिंग ले लेते हैं, रिंग लिया था, mr² इंटू एल्फा, mr² इंटू एल्फा। अब एक बात देखो, ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि जब फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स टॉर्क नहीं लगाएगा, इसके कारण टॉर्क लगेगा। अगर ये स्मूथ सरफेस होता, हमारी बात को समझो ध्यान से, स्मूथ सरफेस होता तो ये एज इट इज एक्सेलरेट करता हुआ जाता, ट्रांसलेशनल मोशन होता, कोई भी पॉइंट होता, हर एक का एक्सेलरेशन वही होता जो सेंटर ऑफ मास को होता, एज इट इज ये एक्सेलरेट कर रहा होता। ये पॉइंट ये होता तो ये पॉइंट हमेशा टॉप पॉइंट होता अगर स्मूथ सरफेस होता। इसका मतलब रफ सरफेस है तो ये पॉइंट स्लाइड कर रहा होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होता, क्योंकि टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कैपिटल F 0 कर देता, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, mg डाउनवर्ड होता, n1 अपवर्ड होता, तो n1 mg और कैपिटल F तीनों के कारण जो फोर्स होता सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता, तो टॉर्क क्या होता बेटा? 0 होता। टॉर्क 0 होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ये फिर एज इट इज स्लाइड करता है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्टवर्ड लग गया, रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड लग गया, तो ये कपल फॉर्म किया। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कराएगा, यही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? फ्रिक्शन। और रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच, रिलेटिव मोशन होगा, ये भी समझ गए? नहीं होगा? ये जो है ये टॉर्क, क्योंकि इसी डायरेक्शन में देखो कि ये जो है F इसको एक्सेलरेट करा रहा है, इसके अबाउट टॉर्क ये अल्फा प्रोड्यूस करा रहे हैं,
तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो ये जो फोर्स एफ रहा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड, अगर एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, या हम इसको कहें म्यू एन वन। ये समझ में आ रहा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स स्लाइड कराता है, इसको स्किड कराता है स्मूथ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन जो आया वो क्या होगा, मैक्सिमम लिमिटिंग हो जाएगा। बोलो बेटा, म्यू एन वन म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा, तो एम आर कैंसिल हो गया तो एल्फा हो गया म्यू जी बाई आर। और एफ की वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या कह दोगे, एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए सी एम। तो ए सी एम की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एफ माइनस म्यू एम जी बाई स्मॉल एम। अब एक बात बताओ, ए सी एम जो होगा, एफ की वैल्यू अगर म्यू एम जी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस हो गया ना। बोलो बेटा भाई, ए सी एम हम कहें एफ इज़ ग्रेटर देन म्यू एम जी, तो ए सी एम हो गया पॉजिटिव, एफ की वैल्यू म्यू एम जी से ज़्यादा है, एफ यहाँ पे ए सी एम कह देंगे क्या, पॉजिटिव। अगर एफ की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर हो गया, तो ए सी एम जीरो आ गया। ए सी एम जीरो मतलब केवल ये रोटेट करेगा, इस पर फोर्स लगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाना चाह रहा, और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ, म्यू एम जी, या हम कहें म्यू एन वन। तो जो हमने रिजल्ट निकाला था, ये ए सी एम मतलब मोशन को डिस्क्राइब करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करके लिखना होगा तुम्हें। एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स जो लिखा था वो हमने लिखा था एम आर एक्स माइनस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम इंटू एफ, जब एक्स डिस्टेंस पे लगा था, याद आया? इस पे वापस आते हैं। इस तरह से अब हर एक केस का जो भी कुछ दिया रहे नया कुछ, तो सब लिख सकते हो, मतलब इक्वेशन बना करके जो भी दिया रहे उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो डिटेल में, जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बोलो, उसी पे आ रहे हैं बेटा, उसी पे आ रहे हैं। वो यहाँ से हम बता सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। स्क्रीनशॉट लिया? ये तो हम ए सी एम एल्फा कुछ लिखना है, लेकिन अब रोलिंग का अब उसी पे आ रहे हैं। देखो, जो हमारा इन जनरल लिखा गया है वो फ्रिक्शन फोर्स हमने ये लिखा है। अब देखो, अगर हम कह दें रिंग के केस में या डिस्क के केस में या स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फीयर है, तो किसी के केस में कहें इफ x इज इक्वल टू आर, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है, ध्यान देना। अब हम कह रहे हैं एफ की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर माइनस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा इंटू कैपिटल एफ। तो एक बात देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, रिंग का केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर हो सकता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल, बोलो बेटा, एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो फॉर रिंग कह दें, रिंग ये जो आया फॉर रोलिंग मोशन आया रिजल्ट, याद आया? फॉर रोलिंग मोशन तो एफ की वैल्यू हमने लिया था ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था। तो फॉर रिंग एफ इज इक्वल टू जीरो। फॉर डिस्क कहें, डिस्क पे कहें कितना लगेगा रोलिंग मोशन के लिए, ये रोलिंग मोशन का रिजल्ट है, तो एफ कह देंगे एम आर स्क्वायर बाई एफ बाई 3। सिमिलरली स्फेरिकल सेल कह दें 2/3 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली सॉलिड स्फेयर सबका लिख सकते हो ना, मतलब ये है कि आई सी एम विल बी लेसर देन और इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे आई सी एम की वैल्यू एम आर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब एफ की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? यहाँ पे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे होंगे तो एफ की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आ गई बात?
अब हम इसलिए कहेंगे कि इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएं, ये फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा क्लॉकवाइज। तो ACM अल्फा आर के बराबर होगा तो एक बार पॉसिबल है किसी और ऑब्जेक्ट में, तभी पॉसिबल है रोलिंग मोशन। और जब इस पॉइंट पे आ जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ध्यान देना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखा तो कहीं पे भी बेटा फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ICM MR² से ज़्यादा नहीं हो सकता फॉर एनी ऑब्जेक्ट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, कंक्लूजन ये रहा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0 फॉर ए पर्टिकुलर केस रिंग, अदरवाइज हर एक के लिए फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा लिख लोगे। अगर कहीं बिलो भी लिखा जाए, ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे x पे फोर्स लगाया जाए, यहाँ पे नहीं लगाया गया, कहीं सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस यहाँ पे है, उसके बाद कुछ भी पूछा जाए, भाई ये रफ सरफेस है, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा ये, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस पे टॉर्क लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो ACM प्लस अल्फा आर होगा ना। तो कभी भी इसका बेटा रोलिंग की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा ये इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी इंक्रीज करेगा, v भी इंक्रीज करेगा। तो जो पॉइंट C होगा, C पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन VCM, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ओमेगा आर राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा C पॉइंट की वेलोसिटी। तो कभी भी रोलिंग होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये सब पूछा जाए तो कर दोगे, अब कुछ भी रहेगा हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी रहे करते रहो। इसको देखो, कहीं कुछ किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो बेटा, कहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है? हेलो, कौन नमस्ते बोल दिया बेटा? हेलो, कोई गया तो नहीं? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर कैपिटल F होगा तब कपल फॉर्म होगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। कंडीशन क्या दिया है, रोलिंग कंडीशन है या इन जनरल है? इन जनरल है तो हम फिर फ्रिक्शन किसी डायरेक्शन में लेकर के लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, फिर अल्फा और ACM लिखेंगे। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी तो बेटा रोलिंग होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? सेंटर पे फोर्स लगा, फ्रिक्शन लगा लेफ्टवर्ड, इसको ये एक्सेलरेट करा रहा है, कैपिटल F माइनस F इज इक्वल टू M ACM। समझ रहे हो बात? कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू M इंटू ACM, एक इक्वेशन। दूसरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट F इंटू R इज इक्वल टू ICM अल्फा, और ACM इज इक्वल टू R अल्फा लिखो रोलिंग के लिए, तो F की वैल्यू निकालो। समझ पा रहे हो बात? देखो क्या रिजल्ट आता है फिर जल्दी से। मिटाया जाए। बोलो बेटा। नहीं, सेंटर ऑफ मास पे F लगा, रफ सरफेस है, रोलिंग के लिए कंडीशन लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे। F हम किधर मान लें? बोलो।
किधर भी मान लो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब जो हमने डायरेक्शन माना उसके अपोजिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे एफ माइनस मास एम रेडियस आर, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। और दूसरा हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख दें, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई सी एम एल्फा फॉर रोलिंग मोशन ACM is equal to alpha r. This is third. तो हम f की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करो कि फर्स्ट और सेकंड से ACM और अल्फ़ा रख दो। तो f माइनस एफ बाई एम इज इक्वल टू r इंटू एल्फ़ा एफ आर अपॉन आई सी एम। तो यहाँ से आ जाएगा f माइनस एफ अपॉन एम इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई आई सी एम। इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ आई सी एम माइनस एफ आई सी एम इज इक्वल टू एफ इंटू एम आर स्क्वायर। इसको राइट साइड ले जाएं, एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम इज इक्वल टू एफ इंटू आई सी एम। तो स्मॉल एफ हो गया, यही आया ना बेटा, एफ इंटू आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम। अगर हम इसमें कहें, ध्यान देना इसमें क्या कहें, अगर हम आई सी एम मान लो रिंग लेते हैं और ये लाइट स्पोक हैं जिनका हम मास नहीं कंसिडर करेंगे, रिंग की बात पहले शुरुआत करते हैं। तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एफ बाई थ्री, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है एफ बाई थ्री। फ्रिक्शन इसमें लगेगा तभी रोलिंग मोशन पॉसिबल होगा, लेकिन किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा। तो ये रोलिंग मोशन बिल्कुल पॉसिबल है। फ्रिक्शन होना जरूरी है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं तो फिर एज इट इज ये स्लाइड करता हुआ जाएगा ना स्किड। भाई टार्क कोई देने वाला है ही नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर रफ सरफेस पे होगा तभी ये पॉसिबल है, और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यही कह दें फॉर रिंग, तो हम कह देंगे कि आई सी एम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो स्मॉल एफ हो गया एम आर स्क्वायर, तो एफ बाई टू। और ये देखो पॉजिटिव आया, मतलब जो हमने लेफ्ट वर्ड लिया दैट इज करेक्ट। फॉर डिस्क तो हर एक के लिए लिख सकते हो, डिस्क के लिए क्या कह दोगे, आई सी एम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। समझ में आ रही बात बेटा? तो एफ कह दोगे एम आर एफ बाई थ्री, बस ऐसे लिखते जाओगे। लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव आया करेक्ट है, तो हर एक के लिए लिख दोगे। क्लियर बिल्कुल? कुछ और जो हमने कहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब होगा तब रोलिंग के लिए केवल रिंग ऐसा होगा कि जिस पे रफ हो या स्मूथ सरफेस हो तब भी रोल करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जीरो रहेगा। बाकी हर एक में फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग मोशन में फॉरवर्ड लगेगा, वो भी डिराइव किया। समझ में आ गया बात बेटा? बोलो बेटा, क्लियर यहां तक का? मैं कह रहा हूं क्लियर हो गया। ये जो हमने ये बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ये है डिस्क, रिंग, स्फीयर, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है तो केवल रिंग ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि वो स्मूथ सरफेस पे हो या फ्रिक्शनल सरफेस पे हो तो रोल करेगा और फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एफ लग रहा होगा। अगर एफ टॉप मोस्ट पॉइंट लग रहा है, कोई और ऑब्जेक्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव नहीं होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉरवर्ड होगा। ये देखा था ना, वही कह रहे थे। अब नोट कर लो बेटा, कर लिया? अब देखो अब बात करने जा रहे हैं टॉपलिंग का। टॉपलिंग ऑन
हॉरिजॉन्टल सरफेस। टपलिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो, जैसे कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और कोई एक ब्लॉक है, इसका हम कह दें लेंथ है 2a, हाइट है 2h, और ये रफ सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इसको हम कह दें रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कह दें, इसका मास सेम कह दें। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे बॉक्स रखा होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अभी जब ये रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देना, ऐसे जो भी ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप, देखो ध्यान से क्यों हम स्ट्रिप बना रहे हैं अभी समझ जाओगे। ऐसे हम कहते हैं बॉक्स को हमने ऐसे डिफरेंट स्ट्रिप में, कॉन्टैक्ट एरिया इसका ज़्यादा है, तो वर्टिकली हम डिफरेंट स्ट्रिप में इसको हम अगर एज्यूम कर लें कि बहुत से स्ट्रिप से बना हुआ है, तो अगर थिकनेस सेम ले रहे हैं तो हर एक स्ट्रिप का मास सेम होगा, वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इसका DMG इधर लग रहा होगा, DN1 इधर लग रहा होगा, DMG इधर लग रहा होगा, इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा कि नहीं? बोलो बेटा, सबको बात ये समझ में आ रही कैसा क्यों कर रहे हैं हम? इसी को क्या कहना चाह रहे हैं समझाने के लिए, ध्यान देना। एक बॉक्स है, इसको हमने कह दिया कैसे पतले पतले स्ट्रिप से, सेम थिकनेस से पतले पतले स्ट्रिप से बना हुआ है। इसी बॉक्स को ऐसा इसलिए कह रहे हैं, सेम थिकनेस है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम तुमसे कहें कि ये बताओ mg वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो n1 कहाँ पे लग रहा है? अगर कहा जाए कि mg तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, ध्यान समझो बात को, कहीं सेंटर ऑफ मास होगा तो इसका वेट कह दोगे कि यहाँ पे एक्ट कर रहा टोटल का। एक्चुअल में हर एक का छोटा छोटा अगर हम कंसीडर कर लें स्ट्रिप ऐसे, तो इसका यहाँ पे मास एक्ट कर रहा होगा, तो इसका नॉर्मली DMG कह दें। भाई जब थिकनेस सेम है तो DMG इसका होगा, इसका DN1 DN नॉर्मल रिएक्शन, इसका भी DN नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन हम कह देंगे कि यहीं पे इसका नॉर्मल रिएक्शन टोटल एक्ट कर रहा है N। ऐसा कह सकते हैं या नहीं? यही कहते हैं, ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं कि टोटल वेट इसका mg एक्ट कर रहा है, mg, और नॉर्मल रिएक्शन n इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ इसका। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे का जो ये सेंटर ऑफ मास जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकल लग रहा है, तो हम इसके मिड पॉइंट पे कह देते हैं कि n लग रहा है, और जो टोटल वेट लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे कह देते हैं हम mg एक्ट कर रहा है। समझ में आई बात यहाँ तक? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में जो हम दिखाएं तो ऐसे होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन में एक पॉइंट पे दिखा देते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये बात समझ गए बेटा सब लोग? ये बताओ, कहोगे ये ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, अभी तक तुम सीधे सीधे mg कहते थे, n कहते थे। तो एक्चुअल में अगर हम ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप रखते जाएं, वर्टिकल स्ट्रिप, तो उसका वेट यहाँ लग रहा होगा, कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम होगा, तो इसका DN1 नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, ऐसे इसके साथ होगा, वैसे पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे हम टोटल वेट कह देते हैं, वहीं से हम कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा है। ऐसा कह सकते हैं? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब एक बात देखो, अगर हम कहीं पे आप इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहें फोर्स F लगा रहे हैं, अब फोर्स F लगा रहे हैं तो क्या होगा इसके साथ, इसकी टेंडेंसी मोशन में आने, क्या क्या टेंडेंसी हो सकती है ये बताओ? फोर्स F लगाया, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रफ पे रखा है, उसके ऊपर पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, आप उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो बॉक्स के मोशन के बारे में क्या कह सकते हो हर्षित? बॉक्स का मोशन कैसा होगा, क्या कह सकते हो ये बताओ? कुछ नहीं कह सकते? बॉक्स नीचे देखो, वो कह रहे हैं फ्रिक्शन लगेगा, वो कह रहे हैं रोटेट कर जाएगा। हर्षित क्या तुमको क्या लग रहा है क्या होगा? बॉक्स बड़ा सा घर में रखा है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लगाओ, ये नहीं फोर्स ऊपर लगाएंगे तो फिर तो कुछ और होने लग जाएगा।
हर्षित पलट जाएगा और दिव्यम क्या होगा, रोटेट करके गिर जाएगा। बॉक्स पे ऊपर फोर्स लगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं। एक होता है कि बॉक्स को नीचे से पकड़ के उठा दिए तब तो फिर रोटेट करेगा ही, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉप पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। भाव तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा? वैसे फिजिक्स में कभी कभी ऐसा भी होता है जो लगता है होता नहीं है। फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और हाँ ध्यान दो, बिल्कुल हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते क्या होगा। अब ध्यान समझो बात को, आगे भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आगे ना जाए रोटेट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो जाए, रोटेट भी शुरू कर दे, रोटेशन भी और आगे भी जाए। देखो हाँ बिल्कुल सही बात है। और फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। देखो तो इसका हमने डायमेंशन ले लिया 2a, इसको कह दिया 2h, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसको हमने 2a 2h ले लिया। जब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ध्यान देना, फोर्स लगाएंगे तो एक बात देखो, अगर mg यहाँ से पास होगा, ध्यान देना हमारी बात को, mg यहाँ से पास होगा, n1 यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स F है, इसकी टेंडेंसी मूव करने की राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी किधर होगी, बैकवर्ड। अब हम कहेंगे कि एक तो कैपिटल F माइनस F इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू, वर्टिकल डायरेक्शन में N1 की वैल्यू कहते हैं mg होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। दूसरा हम कहें कैपिटल F माइनस F, कैपिटल F माइनस F इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक ये भी टेंडेंसी होगी, दूसरा कह दिया जाए। तीसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखो, तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब देखेंगे तो F इंटू एच, ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन होगा, F इंटू परपेंडिकुलर H क्लॉकवाइज, इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। दूसरा mg n1 के कारण जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इंटू एफ, इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, रोटेट कराओगे फोर्स को सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो क्लॉकवाइज ही हुआ ना, प्लस हो जाएगा। स्मॉल एफ एच इज इक्वल टू आई सी एम इंटू एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात बेटा? इसके पहले जब बात करते थे तो पार्टिकल लेते थे, पॉइंट मास लेते थे, पॉइंट मास लेते थे। अब एक बात देखो कि जब हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो जब ये रोटेट करने की टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज, तो कुछ टाइम के बाद ध्यान देना हमारी बात को, कुछ ये बॉक्स का टेंडेंसी ऐसे हो जाएगा। ये बेटा समझ में आ रहा है? जब इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉक्स की टेंडेंसी, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इधर कुछ कांटेक्ट छूटने लग जाएगा कि नहीं, ऐसा होता है। आगे भी हो सकता है ये जा रहा हो, तो अगर ये कांटेक्ट छूटने लग गया तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ लगेगा, जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा वहीं तो लगेगा, तो एन शिफ्ट कर जाएगा। देखो क्यों शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये रोटेट करने लग गया, इसका मतलब अगर शिफ्ट नहीं किया एन, तो इसके अबाउट टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, तो रोटेट करना चाहिए इसको। देखो इसको रोटेट करना चाहिए ना भाई, ये दोनों प्लस है तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। तो बॉक्स को तो ऐसे ऐसे कोई भी फोर्स एफ लगाएं, कोई भी फोर्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, 0.001 न्यूटन इंटू एच प्लस एफ एच इज इक्वल टू आई सी एम, कुछ होगा अल्फा होगा, तो हल्का सा फोर्स लगा दें
और रोटेट करना शुरू कर देना चाहिए उसको। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन भाई कुछ भी फोर्स हम हल्का सा भी लगा दें फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो रोटेट करना चाहिए अल्फा। भाई कम होगा अलग बात है, लेकिन एक बार हमने फोर्स लगा दिया, हल्का भी, एक बच्चा भी लगा दिया कोई फोर्स, एच जीरो नहीं है, स्मॉल एच जीरो नहीं है, कुछ भी फोर्स लगा एफ जीरो नहीं है, सब क्लॉकवाइज दोनों हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। ICM जीरो नहीं है तो अल्फा की कोई वैल्यू आनी चाहिए। हो सकता है कि 2-4 दिन में रोटेट कर जाए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है, ध्यान देना हमारी बात को। जो फोर्स एफ लगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जो इसका कांटेक्ट फोर्स था वो शिफ्ट कर गया, ये यहाँ पे जीरो हो गया, जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, तो N1 जो होगा नॉर्मल रिएक्शन वो शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा। अब यहाँ कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कहीं लग रहा होगा। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा और N1 इधर लग रहा है, mg यहीं से पास हो रहा होगा। अब इसके अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो N1 जो है ये Fr फ्रिक्शन फोर्स, हमने F लिखा, फ्रिक्शन फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, कैपिटल F क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। अगर इनको हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो N1 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे अगर शिफ्ट कर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसको बैलेंस करेगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? पहले N1 यहीं से पास हो रहा था, N1 यहीं से पास हो रहा था, N1 अब शिफ्ट कर गया, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तो वो बैलेंस कर देगा। हमारी बात समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे कह देंगे कि एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ध्यान देना, तो ये इक्वेशन जब रोटेट कर रहा होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया कि N1 के कारण टॉर्क जीरो ले लिया, केवल कैपिटल F स्मॉल f के कारण लिखा थी, रोटेट कर जाएगा, तो दिस इज नॉट अप्लीकेबल, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं? क्योंकि हमने N1 क्या मान लिया यहाँ पे कि यहीं से पास होगा, N1 यहाँ से नहीं पास होगा, शिफ्ट कर जाएगा। समझ गए बेटा? इनकरेक्ट जनरली लोग लिखना ना शुरू कर दें, इसलिए वो भी लिख के बताया। तो करेक्ट क्या होगा? अभी देखो, जब तक रोटेट नहीं करेगा, हाँ ये वैल्यू F की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि रोटेट करने लग गया, तब तो फिर हम लिखेंगे N1 के कारण लिखेंगे। करेक्ट जो लिखेंगे तो F इंटू एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम। अभी हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझते चलो पहले, फिर मैं जब कहूँगा कोई डाउट तब पूछना। अभी पूरी बात खत्म करूँगा, डाउट रहेगा ही नहीं। ध्यान देना, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हम दिखाने के लिए बना दिया, ये बेसिकली जस्ट कांटेक्ट छोड़ रहा है, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2h, टॉर्क हुआ क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे बेटा 2h होगा, ध्यान दो। अच्छा नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है, अबाउट CM लिखा है यहाँ पे भी अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं तो F इंटू एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्लॉकवाइज ये भी पॉजिटिव हुआ, प्लस F इंटू एच पॉजिटिव हुआ, और जो N1 के कारण टॉर्क है वो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक माइनस N1, ये क्लॉकवाइज हुआ पॉजिटिव लिया, ये क्लॉकवाइज हुआ पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ निगेटिव लिया, N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में जब है, जब तक रोटेट नहीं कर रहा है, अगर ये वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाए तो x पहले क्या होगा, फोर्स अगर बढ़ाते जाओगे तो क्या इंक्रीज करेगा इसमें, ये बताओ। इसका मतलब हो गया कि FH प्लस स्मॉल FH इज इक्वल टू N1x। अगर कैपिटल F की वैल्यू बढ़ाओगे, कैपिटल F बढ़ाओगे तो बताओ पहले क्या होगा, N1 की वैल्यू कितना है, N1 इज mg, N1 इज mg, N1 कांस्टेंट है, स्मॉल f कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो x बढ़ना शुरू होगा। कैपिटल F बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हाँ वेरी गुड, सबके समझ में आ रही बात बेटा, सबके समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो इसका मतलब हो गया, अब देखो, अब कहोगे कि अगर भाई इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
जो फोर्स लगाया गया एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका टॉर्क अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट यानी इससे आगे नहीं जा सकता। ये तो बात समझ गए होगे। N1 इसके आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये हम दिखाने के लिए बता रहे हैं कि जिससे समझो कि N1 क्यों शिफ्ट कर गया। सबके समझ में आ रही बात? ये कांटेक्ट में ही रहेगा तब भी लिख सकते हो, जस्ट ये कांटेक्ट छोड़ चुका है, F ये है, N1 यहाँ पहुँच गया और इसका वेट mg एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड है और ये कहा जाए कि इक्विलिब्रियम में है तो कहोगे कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f, कैपिटल F प्लस N1 इज इक्वल टू mg और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f एट इक्विलिब्रियम और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात हमारी? इसी को समझाने के लिए ऐसे बनाया बेटा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिया? देखो अब इसी में अगर हम कहें एट इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स अलोंग x 0, नेट फोर्स अलोंग y 0, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन, क्योंकि हमने बताया कि अगर कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स F लग रहा है और इस पे फोर्स F लग रहा है तो नेट फोर्स तो 0 है लेकिन रोटेट कर जाएगा, टॉर्क 0 नहीं है। समझ पा रहे हो? तो रोटेशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो इसको अगर हम लिखें, तीनों इक्वेशन लिखें तो क्या क्या लिख दोगे? जल्दी से बताओ, क्या क्या लिख दोगे? कैपिटल F N1 इज इक्वल टू स्मॉल mg और कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f और देखो तो fx हम कह देंगे कैपिटल F माइनस f इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f फर्स्ट और यहाँ पे हम कहेंगे N1 इज इक्वल टू mg सेकेंड और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क कहेंगे तो F इंटू ये 2h है, ये 2a है तो हम कह देंगे F इंटू एच क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया प्लस F इंटू एच क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लिखा, माइनस N1 इंटू ए, एंटी क्लॉकवाइज लिखा, नेगेटिव लिखा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो FH प्लस स्मॉल FH इज इक्वल टू N1A, दिस इज थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तो ये स्मॉल f बराबर म्यू mg क्यों होगा बेटा? ये तो डिपेंड करेगा, मैक्सिमम लिमिटिंग होगा, ये कैपिटल F पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी टेंडेंसी आ जाएगी कैपिटल F विल बी स्मॉल f मस्ट बी, अगर ये हम कहें कि कैपिटल F से F की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू mg, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कैपिटल F की म्यू mg फॉर इक्विलिब्रियम, F मैक्सिमम हो सकता है म्यू mg। समझ गए यहाँ तक की बात? अब यहीं पे देखो एक बार
कोई ऐसा भी कह सकता है कि हमने फोर्स लगाया और कुछ नहीं हुआ तो सीधे मूव करने लग गया। हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉक्स पे फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टपलिंग हुआ ही नहीं, मूव कर गया, एक्सेलरेट कर गया। समझ पा रहे हो हमारी बात को? कोई कह रहा है कि नहीं, हम अपने घर में जो बॉक्स है उस पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव आगे ना मूव करके टपल करना शुरू कर दे रहा है। हमारी बात समझ पा रहे हो बेटा? अलग अलग केस में कोई कह रहा है हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो रुका है, ज़्यादा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं तो कोई कह रहा है हमारा बॉक्स तो आगे मूव कर गया। कोई कह रहा है फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वो मूव नहीं कर रहा, वो एक एंड के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दिया, उठ गया, ये ऐसा हो सकता है। और कोई ये कह रहा है कि हम जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट फोर्स लगा रहे हैं तो आगे भी जाने लगा और साथ में वो रोटेट भी कर रहा है। समझ गए? 3 केस हो सकते हैं ना। 3 केस हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने लिखा। अब देखो, अब जो ये कह रहा है कि हमारा बॉक्स हमने हॉरिजॉन्टल में लगाया और वो रोटेट नहीं कर रहा, आगे मूव कर रहा, तो हम कहेंगे कि स्लिपिंग स्टार्ट हो गया बिफोर टपलिंग। हमारी बात समझो ध्यान से। फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो आगे मूव कर गया, इसका मतलब स्लिपिंग स्टार्ट हो गया टपल होने के पहले। तो कंडीशन फॉर स्लिपिंग, अब बेटा देखो, जो फोर्स लगा F, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोज करने वाला कौन है? F है। तो F की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गया F मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा? स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। और हम कहें कि F की वैल्यू अगर इक्वल रहा तो इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जस्ट स्लिपिंग। अगर इक्वल साइन हो गया इसका मतलब उससे 0.001 न्यूटन भी लगा ज़्यादा तो स्लिप कर जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं F मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है? μn1, तो μmg हो सकती है। तो हम कहें F इज ग्रेटर दैन μmg, तो यहाँ पे कह सकते हैं फॉर स्लिपिंग F मिनिमम, फॉर स्लिपिंग F मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा? μmg, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इस पे इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, इससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ 0.001 न्यूटन तो स्लिप कर जाएगा। समझ में आया? अब कोई कह रहा हमने सर फोर्स लगाया तो हमारा स्लिप विलिप नहीं कर रहा है, वो तो एक एज के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दिया, कोई ये कह रहा है। तो हम कहें कंडीशन फॉर टपलिंग, तो वो जो कह रहा है कि हमारा टपल करना शुरू कर दिया, आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इसका वेट लग रहा है mg, और नॉर्मल रिएक्शन तो शिफ्ट कर गया है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन अभी वर्टिकल डायरेक्शन में टपलिंग n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तब की बात कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये बेटा नहीं जा रहा ना, रोटेट कर रहा, तो n1 वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि ब्लॉक ऊपर एज सच ऐसे एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है, तो n1 mg के बराबर होगा। अब ध्यान देना, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दें, ये टॉपल कब करेगा? जब टॉर्क ड्यू टू फोर्स F, जो टॉर्क होगा ड्यू टू फोर्स F, वो टॉर्क n1 के कारण जो टॉर्क आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा? n1 के कारण जो टॉर्क आ रहा है, ध्यान देना, जो हम कह दें F के कारण टॉर्क है, तो किस पॉइंट n1 कहाँ पे पहुंच गया है? ये पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो इस पॉइंट के अबाउट हम लिख दें, ये भी तो स्टेशनरी पॉइंट है, इसके अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है, बोलो। इसलिए इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं कि यहाँ पे n1 और F की वैल्यू कैपिटल F लिखेंगे। इस पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हो, इसके अबाउट भी लिख सकते हो, दोनों से रिजल्ट वही आएगा। अगर ये पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो n1 के कारण और फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, mg क्या चाहेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना, F किधर चाहेगा? क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना। तो इसका मतलब कंडीशन फॉर टपलिंग, तो टॉर्क F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा?
H, F into H clockwise, that must be greater than torque due to weight. तब तो टपेल कर जाएगा. वेट क्या होगा? mg इंटू पी पॉइंट के अबाउट लिखा है, किसी के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी लिख सकते हो. इस F इंटू 2H होगा mg इंटू ये क्या हो जाएगा? mg इंटू a, mg इंटू a. ये टॉर्क ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? टॉपेल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अगर हम कह दें कंडीशन फॉर, और ये हम कह दें जैसे यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल टू म्यूजिक फॉर स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, F फॉर नो स्लिपिंग, इसी बात को ध्यान देना. फॉर स्लिपिंग F मिनिमम, इसको हम कह दें, ध्यान देना, इसी को कहा जाए फॉर नो स्लिपिंग F मैक्सिमम, इसी बात को कहेंगे फॉर नो स्लिपिंग. देखो लैंग्वेज चेंज हो रहा है, रिजल्ट वाइज फॉर नो स्लिपिंग F मैक्सिमम. मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दे स्लिपिंग ना हो तो क्या कहोगे? समझ गए ना? तब भी यही बात कहोगे. मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि स्लिप, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब उससे ज़्यादा लगाएंगे तो स्लिपिंग होगा, कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, तब भी यही कहेंगे. मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, यही कहेंगे. मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि उससे ज़्यादा लगाएंगे तो स्लिप कर जाएगा ना. तो इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम में लिख करके कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ध्यान से इसको नोट कर लेना. अब यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर टपलिंग हमने लिख दिया, तो टपलिंग के लिए क्या होना चाहिए? F की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके अबाउट हम लिख देंगे F की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? F स्मॉल f के बराबर है, और यहाँ पे हम कह दें F जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mgA/2h, mgA/2h. तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉर टपलिंग. फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर नो टपलिंग. देखो F मैक्सिमम फॉर नो टपलिंग क्या कह दोगे? इक्वलिटी होल्ड करा दोगे ना. तो इसमें कहोगे कि F इंटू 2H इक्वल हो जाएगा तो टपलिंग नहीं होगा, एट द वर्ज ऑफ टपलिंग होगा. तो mgA, तो F यहाँ पे हम कह दें मैक्सिमम, इसको डैश कह दिया जाए, डैश. तो क्या लिख दोगे? F मैक्सिमम डैश इज इक्वल टू mgA/2h. ये समझ में आया बेटा सबको? अब यहाँ पे आ जाओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसी को हम कह दें सेकंड. फर्स्ट और सेकंड लिख लिया. अगर मान लो हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू आएगी, ध्यान देना, इसकी कोई वैल्यू आएगी और इसकी कोई वैल्यू आएगी. वो डिपेंड करेगा mgAh पे, ये म्यू पे डिपेंड करेगा. mg तो दोनों केस में सेम है ना बेटा, म्यू और A/2h, म्यू और A/2h. डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा. अगर हम कह दें कि F मैक्सिमम इज ग्रेटर देन F डैश मैक्सिमम, F मैक्सिमम इज ग्रेटर देन F डैश मैक्सिमम, तो क्या होगा? फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो पहले टपल करेगा कि पहले स्लिप करेगा? नो स्लिपिंग के लिए कंडीशन है बेटा, नो स्लिपिंग के लिए मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि स्लिपिंग ना हो, और मैक्सिमम फोर्स है कि टपलिंग ना हो, उसको Fx मैक्सिमम डैश कहा. अब देखो इफ F मैक्सिमम इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम डैश, इसका मतलब हुआ जब फोर्स लगा रहे हो, बॉक्स वही है, सबके पास बॉक्स वही दे दिया गया सबको, जितने लोग क्लास कर रहे हैं सब लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं. तो सबसे पहले क्या हो रहा है? मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे दिया है F मैक्सिमम, ये वैल्यू ज़्यादा, ये मान लो 10 न्यूटन है और ये वैल्यू है मान लो 7 न्यूटन.
तो फोर्स लगा रहे हैं भाई, ये दिया है कि अब मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है अब मैक्सिमम डैश से, तो ये वैल्यू कम हो गया ना, या इसी कहोगे एफ मैक्सिमम डैश। ध्यान समझो, नहीं तो समझते हुए सब गड़बड़ कर देते हैं आंसर में, इसीलिए इतना टाइम लगा के बता रहा हूँ। एफ मैक्सिमम डैश ये 7 न्यूटन है, ये दिया है कम है मैक्सिमम से, एफ मैक्सिमम है 10 न्यूटन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स जब लगा रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी रोटेट करने की कब होगी बेटा, कि फोर्स सब लोग लगा रहे हैं तो सबका 7 न्यूटन पहले पहुंचेगा ना। 7 के बाद 7.1 न्यूटन, 7.001 न्यूटन, तो जैसे ही हुआ तो वैसे ही क्या हो गया, टॉपलिंग स्टार्ट हो गई। तो इसको हम कहेंगे टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। स्लिपिंग के लिए 10 न्यूटन चाहिए, तो हम कहेंगे टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। सबके समझ में आ रही बात? तभी किसी का पहले स्लिप कर जा रहा था, किसी का टॉपल पहले हो रहा था, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। दूसरा, इफ एफ मैक्सिमम इज लेसर देन एफ मैक्सिमम डैश, मतलब एफ मैक्सिमम डैश की वैल्यू अगर हम कहें ज़्यादा है, एफ मैक्सिमम कम है, मान लो ये 7 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन, तो जैसे ही 7 न्यूटन पहुंचेंगे तो वैसे ही फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो स्लिप तो करने लग गया, आगे मूव करने लग गया, वो आगे मूव करने लग गया। लेकिन जैसे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं उसके बाद टॉपल करेगा, अगर बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम 8 न्यूटन ही रखें तो केवल स्लिप करेगा, टॉपल करेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे टॉपलिंग फर्स्ट, या हम कहें स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग। समझ में आ रही बात बेटा अच्छे से? अगर दोनों वैल्यू सेम रहेंगे तो हम कहेंगे एक ही साथ पे आगे भी बढ़ा, तुरंत तो टॉपल भी करना शुरू किया, बोथ विल अकर साइमल्टेनियसली। तीसरा पॉइंट, इफ एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम डैश, तो स्लिपिंग एंड टॉपलिंग बोथ विल अकर साइमल्टेनियसली, बोथ एट सेम टाइम। समझ में आ गई बात यहां तक? पूरा अच्छे से रिवाइज करना बेटा, ठीक है? 1 मिनट या तो कहो थोड़ा सा रुक जाओ, 10 मिनट और लगेगा, कोई नहीं, खत्म ही कर देते हैं, ठीक है? या रहने दिया जाए? बोलो। भावुक, दिव्यम, कोई बात नहीं अभिषेक, थोड़ी देर की बात थी, इतना पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से, 10-15 मिनट और लगता, कोई बात नहीं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।